राखी का आखिरी वादा। रात के ठीक 12:07 पर शहर के सबसे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर एक लड़की ने अपनी मुट्ठी में बंधी राखी को देखा और डॉक्टर से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मेरा भाई सुबह तक नहीं आया तो क्या वह मर जाएगा? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा, फिर मॉनिटर पर चल रही धड़कनों को देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और राखी को अपने सीने से लगा लिया। उसका नाम था अनन्या, उम्र 27 साल, और जिस आदमी की ज़िंदगी अस्पताल के अंदर मशीनों के सहारे चल रही थी वह उसका सगा भाई नहीं बल्कि उसका वह भाई था जिसे उसने पिछले 11 सालों से अपने मन में मरा हुआ मान लिया था। बाहर बारिश हो रही थी। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में भीगी हुई सड़क चमक रही थी। लोग अपनी अपनी परेशानियों में भाग रहे थे, लेकिन अनन्या के लिए उस रात दुनिया जैसे एक ही जगह ठहर गई थी, क्योंकि 11 साल पहले जिस भाई ने राखी बंधवाते हुए उससे एक वादा किया था, उसी वादे को निभाने के लिए वह आज पहली बार उसके सामने खड़ी थी। अनन्या ने अपने बैग से एक पुराना कागज़ निकाला। कागज़ इतना पुराना हो चुका था कि उसके किनारे पीले पड़ गए थे। उस पर बच्चे जैसी लिखावट में सिर्फ 3 पंक्तियाँ थी। मैं तेरा भाई हूँ, चाहे पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी मैं तुझसे दूर हो जाऊँ तो राखी वाले दिन मुझे ढूंढ लेना। नीचे एक टेढ़ा मेढ़ा सा नाम लिखा था, विहान। अनन्या ने उस कागज़ को अपने हाथों से सीधा किया और फुसफुसाकर कहा, भैया मैंने आपको ढूंढ लिया है, लेकिन बहुत देर से। तभी इमरजेंसी के दरवाजे खुल गए और एक नर्स तेजी से बाहर आई। उसने पूछा, अनन्या जी कौन है? अनन्या तुरंत उठी। नर्स ने कहा, मरीज को होश आया है। अनन्या की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन नर्स ने अगले ही पल जो कहा उससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने होश में आते ही आपका नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है। अनन्या ने घबरा कर पूछा, क्या? नर्स ने धीमे से कहा, उन्होंने कहा कि अनन्या को यहाँ से तुरंत वापस भेज दो। वह जितनी जल्दी यहाँ से जाएगी उतनी ही सुरक्षित रहेगी। अनन्या कुछ क्षण तक नर्स को देखती रही, फिर उसने धीरे से पूछा, उन्होंने मुझे पहचान लिया? नर्स ने कहा, हाँ। अनन्या ने पूछा, तो फिर मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? नर्स के पास इसका जवाब नहीं था। 11 साल पहले की बात है, जब अनन्या केवल 16 साल की थी, तब विहान 19 साल का था। दोनों एक ही घर में पले बढ़े थे, लेकिन उनके बीच खून का रिश्ता नहीं था। अनन्या की माँ ने विहान को तब घर में जगह दी थी जब वह केवल 8 साल का था। किसी को ठीक से नहीं पता था कि वह बच्चा कहाँ से आया था। बस इतना कहा गया था कि वह अनाथ है और कुछ समय के लिए उनके साथ रहेगा। लेकिन वह कुछ समय कब जिंदगी का हिस्सा बन गया, किसी ने महसूस ही नहीं किया। विहान अनन्या के लिए भाई से भी ज़्यादा था। वह उसकी स्कूल की फीस भरने से लेकर उसकी छोटी छोटी जिद पूरी करने तक हर चीज़ में आगे रहता था। जब अनन्या डरती थी तो वह कहता था कि डरने की ज़रूरत नहीं। जब वह रोती थी तो वह उसे चुप कराया करता था, और जब वह किसी बात पर नाराज़ होती थी तो वह उसकी पसंद की इमली की गोली लेकर उसके कमरे में बाहर बैठ जाता था। अनन्या अक्सर उससे पूछती थी कि तुम मेरे सगे भाई क्यों नहीं हो? विहान हंस कर कहता था, क्योंकि भगवान ने मुझे तेरे लिए भेजा है। उसमें दोनों को क्या पता था कि यही बात एक दिन उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगी। उस साल रक्षाबंधन से एक रात पहले घर में अचानक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। अनन्या ने पहली बार अपनी माँ को विहान पर चिल्लाते हुए सुना था। वह दरवाजे के पीछे खड़ी थी और अंदर से आती आवाज़ें सुन रही थी। माँ कह रही थी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विहान शांत आवाज़ में कह रहा था, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? माँ ने जवाब दिया था, तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। विहान ने कहा था, अगर मैं इस घर का हिस्सा हूँ तो मुझे जानने का अधिकार है। उसके बाद कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा था। फिर माँ की आवाज़ आई थी, अगर तुमने कल तक यह घर नहीं छोड़ा तो मैं अनन्या को सब कुछ बता दूंगी। विहान ने जैसे ही अनन्या का नाम सुना था उसकी आवाज़ बदल गई थी। उसने कहा था, उसे कुछ मत बताना। माँ ने पूछा था, क्यों? विहान ने कहा था, क्योंकि वह टूट जाएगी। अनन्या उस रात बहुत देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही थी, मगर वह अंदर नहीं गई। उसे लगा था कि शायद सुबह सब ठीक हो जाएगा। सुबह विहान ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। अनन्या ने दरवाज़ा खोला तो वह हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में राखी का छोटा सा डब्बा था।
उसने कहा था, आज मेरी बहन मुझे राखी नहीं बांधेगी क्या? अनन्या ने नाराज होकर पूछा था। आप रात में कहाँ जा रहे थे? बिहान कुछ क्षण चुप रहा था, फिर उसने कहा था, एक ज़रूरी काम है। अनन्या ने पूछा था, कितने दिन के लिए? बिहान ने कहा था, शायद बहुत दिनों के लिए। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने राखी उठाई और उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा था, आप कहीं मत जाना। बिहान ने उसकी तरफ देखा था, फिर उसने अपनी जेब से वही कागज़ निकाला था जिस पर लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो राखी वाले दिन मुझे ढूंढ लेना। उसने वह कागज़ अनन्या के हाथ में रखते हुए कहा था, इसे संभाल कर रखना। अनन्या ने पूछा था, लेकिन मैं आपको ढूंढूंगी कहाँ? बिहान ने कुछ जवाब नहीं दिया था। उसने केवल उसके सिर पर हाथ रखा था और कहा था, जो समय आएगा घर से चला खुद बता देगा। और फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन पुलिस आई थी। कुछ लोगों ने कहा था कि बिहान शहर छोड़कर चला गया। किसी ने कहा था उसने किसी के पैसे लिए थे। किसी ने कहा था कि वह किसी अपराध में फंस गया था। मगर अनन्या को इनमें से किसी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने माँ से पूछा था कि बिहान कहाँ गया है। माँ ने कहा था कि वह अपनी मर्जी से गया है। अनन्या ने पूछा था कि वह वापस आएगा। माँ ने कहा था नहीं। बस इतना ही, लेकिन उस नहीं के पीछे इतनी घबराहट थी कि अनन्या को पहली बार लगा था कि उसकी माँ उससे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रही है। समय गुजरता गया। अनन्या ने कॉलेज पूरा किया, नौकरी शुरू की। घर में बहुत कुछ बदल गया था, मगर हर रक्षाबंधन पर वह एक राखी अलग रखती रही। वह राखी कभी किसी की गलाई पर नहीं गई। वह उसी छोटे डिब्बे में रखी रहती थी जिसमें बिहान ने अपना आखिरी वादा लिखकर दिया था। उसने कई बार उसे ढूंढने की कोशिश की, पुराने दोस्तों से पूछा, पुलिस रिकॉर्ड देखे, शहर के दूसरे इलाकों में गई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने उसे समझाना शुरू कर दिया कि शायद बिहान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अनन्या ने हमेशा कहा कि अगर वह मर गया होता तो उसे ज़रूर महसूस होता, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। फिर 11 साल बाद एक सुबह उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश में केवल इतना लिखा था, अगर तुम सच में अपने भाई को ढूंढना चाहती हो तो इस बार राखी बांधने से पहले उसे ढूंढ लेना, क्योंकि शायद यह उसकी आखिरी राखी हो। अनन्या ने उस नंबर पर कई बार फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद उसे दूसरा संदेश आया। उसमें अस्पताल का नाम और एक कमरा नंबर लिखा था। अनन्या बिना किसी को बताए उसी दिन उस अस्पताल में पहुंच गई थी। वहां पहुंचकर उसने जब मरीज का नाम पूछा तो उसके हाथ पैर शून्य हो गए थे। रिकॉर्ड में नाम था बिहान शर्मा, उम्र 30 साल, और इमरजेंसी नोट में लिखा था, मरीज को सड़क दुर्घटना के बाद गंभीर हालत में लाया गया। अनन्या को यकीन नहीं हुआ कि 11 साल बाद उसका भाई सचमुच उसके सामने था। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब डॉक्टर ने उसे बताया कि दुर्घटना के बाद बिहान ने होश में आने से पहले एक बात बार बार कही थी, मेरी बहन को मत बुलाना। अनन्या को यह बात समझ नहीं आ रही थी। अगर बिहान उसे बचाना चाहता था तो उसने इतने सालों बाद उसे खबर क्यों भेजी? अगर वह उससे मिलना नहीं चाहता था तो उसे अस्पताल का पता क्यों भेजा गया? और अगर कोई उसे खतरे में डालना चाहता था तो संदेश भेजने वाला कौन था? रात के लगभग 2 बजे अनन्या अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी उसके फ़ोन पर फिर वही अनजान नंबर चमका। इस बार संदेश छोटा था, परंतु तुम्हारे भाई ने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को अलग किया था। अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत माँ को फ़ोन किया। घंटी जाती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर तीसरी बार। कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसे घर के लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ कोई बोल नहीं रहा था, केवल धीमी आवाज़ की सांसें आ रही थी। अनन्या ने कहा, कौन है? कुछ सेकंड बाद एक पुरुष आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम बिहार से सच जानना चाहती हो तो कल सुबह अस्पताल से अकेली निकलना। अनन्या ने पूछा, आप कौन है? आवाज़ आई, वही आदमी जिसने 11 साल पहले तुम्हारे भाई को तुमसे। इसके बाद कॉल कट गई। अनन्या ने पूरी रात अस्पताल नहीं छोड़ा। सुबह करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए और बोले कि बिहान अब
बात करने की हालत में है। अनन्या तुरंत कमरे में पहुंची। बिहान की आंखें आधी खुली थी, चेहरे पर चोट के निशान थे, शरीर पर पट्टियां बंधी थी, लेकिन जैसे ही उसने अनन्या को देखा उसकी आंखों में ऐसा भाव आया जैसे 11 साल की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। अनन्या उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। भैया। बिहान कुछ बोलने की कोशिश की, होठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी हाथ की कलाई पर अस्पताल की पट्टी बंधी थी। उसने धीरे से कहा, मैं राखी लेकर आई हूँ। बिहान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अनन्या की हथेली दबा दी। फिर उसने कागज़ मांगा। अनन्या ने कागज़ और पेन दिया। बिहान ने कांपते हाथों से केवल 4 शब्द लिखे, माँ से पूछना मत। अनन्या ने पूछा, क्यों? बिहान ने फिर लिखा, वह दोषी नहीं। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, तो दोषी कौन है? बिहान ने लिखना शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर गई। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कागज़ फाड़ दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, वह आ गया। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और अनन्या उसे पहचानती थी। वह उसके परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी था। वही आदमी जिसने 11 साल तक हर रक्षाबंधन पर अनन्या को यह समझाया था कि बिहान उसे छोड़कर चला गया था। उस आदमी का नाम देवेंद्र था, परिवार का पुराना कारोबारी सलाहकार, माँ का विश्वास पात्र और अनन्या के पिता की मृत्यु के बाद घर के हर बड़े फैसले में शामिल रहने वाला। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे अनन्या, तुम यहाँ कैसे? अनन्या ने उसे घूर कर देखा और पूछा, आपको कैसे पता चला कि बिहान यहाँ है? देवेंद्र एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, अस्पताल में खबर फैल जाती है। अनन्या ने कहा, लेकिन इस कमरे का नंबर तो सिर्फ परिवार और डॉक्टर जानते हैं। देवेंद्र की मुस्कान गायब हो गई। उसने बिहान की तरफ देखा। बिहान ने आंखें बंद कर ली। अनन्या को पहली बार लगा कि उसका भाई देवेंद्र से डरता था। देवेंद्र ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। अनन्या ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि बिहान की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें भावुक होने की जरूरत नहीं है। अनन्या ने कहा, 11 साल पहले भी आपने यही कहा था कि मुझे भावुक नहीं होना चाहिए। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा। अनन्या ने पहली बार अपने मन का वह सवाल उसके सामने रख दिया जिसे वह वर्षों से दबाए बैठी थी। उस रात भैया घर से क्यों गए थे? देवेंद्र ने कहा, मैं नहीं जानता। अनन्या ने कहा, झूठ। देवेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। आप जानते थे। देवेंद्र की नज़रें झुका ली। अनन्या ने फिर पूछा, आपने मेरे माँ से क्या छिपाया? देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बिहान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अनन्या, उसके साथ मत जाना। देवेंद्र तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, मगर अनन्या उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, अब मेरा भाई मुझे जहाँ जाने से मना करेगा मैं वहीं जाऊंगी, क्योंकि 11 साल तक मैंने दूसरों की बात मानी है। देवेंद्र पीछे हट गया। उसी समय अनन्या के फ़ोन पर एक तस्वीर आई। तस्वीर देखकर उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया था। तस्वीर में उसकी माँ, देवेंद्र और एक नवजात बच्चा था। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, वही तारीख जब बिहान घर से गायब हुआ था। लेकिन तस्वीर में सबसे बड़ा रहस्य कुछ और था। उस नवजात बच्चे के पास एक कागज़ रखा था जिस पर नाम लिखा था बिहान। अनन्या ने तस्वीर को बार बार देखा। उसका सिर घूमने लगा। अगर बिहान उस दिन घर छोड़कर गया था तो वह बच्चा कौन था और उसकी माँ उस बच्चे के साथ क्यों खड़ी थी? बिहान ने उसे इशारे से पास बुलाया। अब उसने अपनी उंगली से उसकी कलाई की राखी की तरफ इशारा किया। फिर बहुत धीमे सा बोले, इसे खोलना मत। अनन्या ने पूछा, क्यों? बिहान ने कहा, इसके अंदर, और उसकी आवाज़ टूट गई। उसने आंखें बंद कर ली। डॉक्टर दौड़कर आए। मशीन की आवाज़ तेज हो गई। अनन्या पीछे हट गई। उसकी मुट्ठी में राखी बंधी थी, वही राखी जिसे उसने अपने भाई के लिए लाई थी। लेकिन अब उसे लग रहा था कि उस राखी के धागे में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि 11 साल पुराना एक ऐसा राज बंधा हुआ है जिसे खुलते उसका पूरा परिवार बिखर सकता है। अस्पताल से बाहर निकलते समय अनन्या को अपनी माँ का फ़ोन आया। दूसरी तरफ माँ की आवाज़ काँप रही थी। उन्होंने कहा, बेटी, जो कुछ भी तुझे बताया जा रहा है उस पर तुरंत विश्वास मत करना। अनन्या ने पूछा, माँ, भैया मुझसे क्यों दूर हुए थे? कुछ पल चुप्पी रही। फिर माँ ने कहा, क्योंकि उस समय
किसी एक की जान बचाने के लिए दूसरे को खोना पड़ा था। अनन्या ने पूछा, किसकी जान? माँ ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा, और किसे खोया गया? माँ की सांसें भारी हो गई। फिर उन्होंने कहा, तू अगर सच जानना चाहती है तो आज रात अपने पुराने कमरे की अलमारी के पीछे देखना। कॉल कट गया। अनन्या उसी रात घर पहुंची। घर वैसा ही था, लेकिन उसे पहली बार सब कुछ अजनबी सा लग रहा था। वह अपने पुराने कमरे में गई। बचपन की तस्वीरें दीवार पर लगी थी। अलमारी में पुराने कपड़े थे। किताबों के बीच उसकी पुरानी राखियाँ रखी थी। उसने अलमारी हटाई तो पीछे दीवार में एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा दिखाई दिया। उसने उसे खींचा। अंदर एक कपड़े में लिपटा हुआ पैकेट रखा था। पैकेट खोलते हुए उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर बिहान की लिखावट थी, अगर यह डायरी अनन्या के हाथ लगे तो समझना कि मैं उसे सच बताने में असफल रहा। अनन्या ने कांपते हाथों से अगला पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, मैं उसका भाई बनकर इस घर में आया था, लेकिन सच यह है कि मैं उससे भी ज़्यादा उसका अपना हूँ। अनन्या की आंखें पन्ने पर टिक गईं। अगली पंक्ति पढ़ते ही उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि अनन्या की माँ ने मुझे बचपन में जिस बच्चे के नाम से घर में रखा था वह नाम मेरा नहीं था। अनन्या ने डायरी को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी, और डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अनन्या, अगर तू यह पढ़ रही है तो राखी बांधने से पहले अपने जन्म का सच जान लेना, क्योंकि जिस आदमी को तू अपना भाई समझती रही वह तेरे परिवार का सबसे बड़ा राज है। उसके हाथ कांपने लगे। बाहर मंदिर में राखी के त्यौहार की तैयारियों में घंटी बज रही थी। घर के आंगन में रोशनी सजाई जा रही थी, लेकिन अनन्या के लिए उस रात कोई त्यौहार नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक सवाल था, आखिर बिहान कौन था? उसकी माँ ने उसे घर में क्यों रखा था? देवेंद्र उससे क्यों डरता था? और उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा कौन सा सच था जिसे 11 साल तक उससे छिपाया गया था? अनन्या ने डायरी बंद की और फिर उसी समय अस्पताल जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे पता था कि सुबह होने से पहले उसे बिहान से वह सच सुनना होगा, जिसे उसने 11 साल पहले उसकी कलाई पर राखी बांधते समय अपने भीतर दफन कर लिया था। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, उसके फ़ोन पर एक आखिरी संदेश आया, अस्पताल मत जाना, बिहान अब वहाँ नहीं है। अनन्या ने संदेश पढ़ा और कुछ पल के लिए जान गई। अगले ही सेकेंड अस्पताल से डॉक्टर का फ़ोन आया, अनन्या जी, आपके भाई को किसी ने कमरे में से गायब कर दिया है। उसके हाथ से फ़ोन छूट गया और उसी पल उसे समझ आया कि 11 साल पहले जो कहानी अधूरी छूटी थी वह अब फिर से शुरू हो चुकी है। अनन्या कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसके कान में डॉक्टर की आवाज़ गूंज रही थी, आपके भाई को किसी ने कमरे से गायब कर दिया है। उसने घबराकर पूछा, लेकिन अस्पताल में सुरक्षा होती है, इतने सारे लोग वहाँ रहते हैं, कोई मरीज को कमरे में कैसे ले जा सकता है? डॉक्टर ने कहा, यही बात हमें भी समझ नहीं आ रही। कमरे के बाहर कैमरा लगा था, लेकिन पिछले 35 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। अनन्या ने तुरंत पूछा, नर्स, जो नर्स मेरे भाई के कमरे में थी वह कहाँ है? डॉक्टर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह भी गायब है। अनन्या की सांस अटक गई। उसने कहा, मुझे अस्पताल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, आप अभी मत आइए, पुलिस रास्ते में है। लेकिन अनन्या ने फ़ोन काट दिया। उससे अब किसी पुलिस, डॉक्टर या परिवार पर भरोसा नहीं था। 11 साल तक जिस सच को उसके आसपास के लोगों ने दबा कर रखा था, वही सच अब उसके भाई को उसके सामने से गायब कर चुका था। पीछे से एक आवाज़ आई, अनन्या। वह रुक गई। शारदा देवी दरवाजे के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या ने कहा, माँ, भैया गायब हो गए हैं। शारदा देवी आंखें बंद कर ली, उन्हें जैसे उन्हें पहले से पता था ये सब होने वाला है। अनन्या उनकी तरफ बढ़कर कहा, अब आप मुझे सब कुछ बताएंगी? माँ ने धीमे सा कहा, बेटी, अगर मैंने सब कुछ पहले बता दिया होता तो शायद तू आज मेरे सामने खड़ी भी नहीं होती। अनन्या ने कहा, अब मुझे डरा कर चुप मत कराइए। 11 साल पहले मैंने आपकी बात मानी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसला करूँगी। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो सुन, बिहान तेरा भाई नहीं है। अनन्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। उसने धीरे से पूछा, फिर कौन है? माँ ने कहा, वह तेरी ज़िंदगी बचाने के लिए तेरी ज़िंदगी में आया था।
अनन्या को यह बात समझ नहीं आई। उसने माँ से कहा, यह कैसी बात है? शारदा देवी कुर्सी पर बैठ गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कहा, 11 साल पहले जिस रात बिहान घर छोड़कर गया था, उससे पहले उसने मुझे बताया था कि क्या पता चल उसे चुका सब है? माँ ने कहा कि चल तेरे चुका जन्म है। के बाद अस्पताल में एक बच्ची नहीं बल्कि 2 बच्चे हुए थे। अनन्या कुछ समझ नहीं पाई। उसने कहा, 2 बच्चे? माँ ने सिर हिलाया। एक तू थी और दूसरा उनकी आवाज़ भर गई। एक लड़का था। अनन्या ने पूछा, मेरा भाई? माँ ने कहा, नहीं, वह बच्चा कुछ घंटों बाद मर गया था। अनन्या ने माँ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन थी। शारदा देवी ने कहा, लेकिन उसी रात अस्पताल में एक और बच्चा लाया गया था। वह बच्चा बिहान था। अनन्या ने पूछा, तो उसका मुझसे क्या रिश्ता? माँ ने जवाब दिया, खून का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तेरे पिता ने उसे अपने बेटे की तरह घर में रखा। अनन्या ने पूछा, क्यों? शारदा देवी ने कहा, क्योंकि बिहान के पिता की मौत तेरे पिता के सामने हुई थी और मरने से पहले उन्होंने तेरे पिता से एक वादा लिया था। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। कैसा वादा? माँ ने कहा, उसके बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना। अनन्या ने तुरंत कहा, लेकिन यह तो सिर्फ वादा था। फिर मेरे जन्म का सच इससे कैसे जुड़ा? शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्योंकि बिहान के पिता की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। अनन्या ने माँ से पूछा, तो उनकी हत्या हुई थी? शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ चुप्पी ने ही कहा, जवाब जिस बन आदमी गई। से तू आज तक अनन्या ने सलाह कहा, लेती रही है, किसने की थी? अनन्या के माँ दिमाग में तुरंत एक नाम आया, देवेंद्र। शारदा देवी ने सिर झुका लिया। अनन्या पीछे हट गई। उसे याद आया कि बचपन में जब भी उसे कोई परेशानी होती थी, देवेंद्र अंकल ही उसके सिर पर हाथ रखकर कहते थे, वह उसे पिता की जगह है। उसकी पढ़ाई में मदद करते थे, परिवार की और कागज बिहान देखते के थे। घर से जाने के बाद भी वही कहते रहते थे कि लड़का गलत संगत में पड़ गया था। अनन्या ने पूछा, तो आपने मुझे उसके खिलाफ कभी क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा, क्योंकि देवेंद्र के पास तेरे पिता की कंपनी के सारे कागज थे, बैंक खातों की जानकारी थी और सबसे बड़ी बात, उसके पास तेरे जन्म का ऐसा दस्तावेज था जिसे वह सार्वजनिक कर देता तो तेरे पिता की पूरी संपत्ति पर सवाल उठ जाता। अनन्या ने पूछा, मेरे जन्म का दस्तावेज? शारदा देवी ने कहा, तेरे पिता ने तुझे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था, लेकिन अस्पताल में दर्ज रिकॉर्ड में तेरा नाम कुछ और था। अनन्या ने कहा, क्या? माँ ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल एक पुरानी फाइल उसकी ओर बढ़ा दी। अनन्या ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर अस्पताल का नाम था, उसके बाद जन्म की तारीख, फिर 2 बच्चों का विवरण। पहला बच्चा मृत, दूसरा बच्चा जीवित। लेकिन तीसरे पन्ने पर अचानक रिकॉर्ड बदल गया था। वहाँ लिखा था, माँ और बच्ची को छुट्टी दे दी गई। अनन्या ने कहा, लेकिन यहाँ बच्चे का लिंग है। लिंग ही बदल दिया गया है। शारदा देवी ने कहा, यही वह खेल था जो देवेंद्र ने किया था। अनन्या ने पूछा, लेकिन क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि तेरे पिता की संपत्ति का वारिस पैदा होने वाला था और देवेंद्र चाहता था कि वह बच्चा उसके नियंत्रण में रहे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो मैं कौन हूँ? शारदा देवी ने कहा, तू मेरी बेटी है, इसमें कोई झूठ नहीं, लेकिन तेरे जन्म के कागजों में जो बदलाव हुआ था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। अनन्या ने पूछा, कौन सा कारण? माँ ने कहा, तेरे पिता ने एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी पकड़ ली थी। कंपनी के करोड़ों रुपए गायब हो रहे थे और उसके पीछे देवेंद्र था। अनन्या ने फाइल बंद कर दी। उसके दिमाग में सारी पुरानी बातें घूमने लगी। पिता का अचानक बीमार पड़ना, उनकी मृत्यु, देवेंद्र का घर में लगातार रहना, बिहान का अचानक गायब होना और अब अस्पताल में बिहान का गायब कर दिया जाना। अनन्या ने कहा, माँ, अगर देवेंद्र इतना खतरनाक है तो भैया इतने सालों से कहाँ थे? शारदा देवी ने कहा, वह तुझे बचा रहा था। अनन्या ने कहा, मुझसे दूर रहकर? माँ ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने बताया कि बिहान 11 साल पहले घर छोड़कर नहीं गया था। उसे जबरन शहर से बाहर भेजा गया था, लेकिन उसने रास्ते में भागकर अपनी जान बचाई थी। इसके बाद उसने नकली नाम से दूसरी जगह काम करना शुरू किया। उसने कई वर्षों तक देवेंद्र के लोगों पर नज़र रखी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह सीधे घर लौटेगा तो अनन्या भी खतरे में आ जाएगी। वह समय समय पर अनन्या की खबर लेता रहता था, उसकी नौकरी, उसके कॉलेज, उसकी ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसकी पहली कमाई के दिन भी वह दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। मगर उसने कभी सामने आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि देवेंद्र के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। अनन्या ने यह सुनकर आंखें बंद कर ली। उसे अचानक याद आया कि कॉलेज के दिनों में एक आदमी अक्सर दूर खड़ा होकर उसे देखता था। वह कभी उसके पास नहीं आता था, बस कुछ देर देखकर चला जाता था।
अनन्या ने हमेशा सोचा था कि वह कोई अजनबी है, लेकिन वह बिहान था। अनन्या ने माँ से पूछा, तो उसने मुझे संदेश क्यों भेजा? शारदा देवी ने कहा, क्योंकि इस बार उसके पास समय कम था। अनन्या ने कहा, और राखी? माँ ने उसकी कलाई की तरफ देखा। वही राखी उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था। अनन्या ने पूछा, कौन सा संकेत? माँ ने कहा, बिहान ने बचपन में तुझसे एक वादा किया था कि अगर कभी वह दूर हो जाए तो राखी वाले दिन उसे ढूंढ लेना। लेकिन असल में वह वादा उसने सिर्फ तुझसे नहीं किया था। अनन्या ने पूछा, फिर किससे? शारदा देवी ने कहा, तेरे पिता से। अनन्या की आंखें फैल गई। माँ ने कहा, तेरे पिता ने बिहान को जाते समय एक छोटा सा लिफाफा दिया था। उसमें लिखा था कि जब तक अनन्या खुद सच जानने के लिए तैयार न हो तब तक उसे कुछ मत बताना, और अगर कभी वह सच तक पहुंच जाए तो उसे वही राखी देना जो तेरे पिता ने पहली बार बिहान को बांधी थी। अनन्या ने अपनी राखी को देखा। वह राखी उसे साधारण लगती थी, लेकिन अब उसके हर धागे में कोई रहस्य छिपा हुआ था। उसी समय बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। अनन्या खिड़की पास गई। नीचे देवेंद्र की कार खड़ी थी। शारदा देवी ने घबरा कर कहा, तू पीछे के दरवाजे से निकल जा। अनन्या ने कहा, नहीं माँ। माँ ने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं भागती रही तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। उसने अपने फ़ोन का कैमरा चालू किया और माँ से कहा, आप सब कुछ रिकॉर्ड में बोलिए। शारदा देवी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार डर से ज़्यादा दृढ़ता थी। उन्होंने कहना शुरू किया, तेरे पिता की हत्या की गई थी। अनन्या ने फ़ोन आगे कर दिया। किसने? माँ ने कहा, देवेंद्र ने। तभी बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। माँ की आवाज़ रुक गई। देवेंद्र बाहर से बोला, शारदा जी, दरवाज़ा खोलिए। अनन्या ने माँ की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि अब पीछे हटने का समय नहीं है। अनन्या ने फ़ोन छिपा के रिकॉर्डिंग चालू रखी। उसने दरवाज़ा खोला। देवेंद्र मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसने पूछा, अस्पताल में कोई खबर मिली? अनन्या ने कहा, हाँ। देवेंद्र ने पूछा, बिहान मिल गया? अनन्या ने कहा, नहीं। देवेंद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन अनन्या ने तुरंत कहा, लेकिन मुझे उसकी डायरी मिल गई। देवेंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, कौन सी डायरी? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, जिसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा है। देवेंद्र कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस खेल में उतर रही हो? अनन्या ने कहा, मुझे अब पता चल चुका है। देवेंद्र ने कहा, यह तो भी जान लो कि बिहान तुम्हें बचाने के लिए नहीं लौटा था। अनन्या ने पूछा, फिर क्यों? देवेंद्र ने धीमे से कहा, तुम्हें खत्म करने के लिए। शारदा देवी चीख पड़ी, झूठ! देवेंद्र ने उनकी तरफ देखा और कहा, इतने साल बाद भी आप सच छिपाएंगी? अनन्या ने पूछा, कौन सा सच? देवेंद्र ने कहा, बिहान के पिता की हत्या मैंने नहीं की थी। अनन्या की सांस थम गई। देवेंद्र ने आगे कहा, वह हत्या तुम्हारे पिता ने की थी। अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने उसे रास्ते से हटाया था क्योंकि उन्हें पता था कि वह आदमी कंपनी का सारा सच बाहर लाने वाला है। शारदा देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, देवेंद्र बस करो। देवेंद्र हंस पड़ा, क्यों शारदा जी? अब सच सुनने दो उसे। अनन्या ने कहा, अगर मेरे पिता ने हत्या की थी तो बिहान ने इतने साल तक मुझे बचाने की कोशिश क्यों की? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि वह मूर्ख था। फिर उसने धीरे सा कहा, बिहान को पूरा सच नहीं कुछ पता। सेकंड चुप अनन्या रहा। ने फिर पूछा, बिहान तो ने आपको कहा, पता जिस पर है? तू सबसे देवेंद्र ने ज्यादा कहा, भरोसा मुझे करती है। सब कॉल पता है। अचानक उसी कट समय गया। अनन्या के अनन्या ने फोन पर एक देवेंद्र की कॉल तरफ आया। देखा। स्क्रीन देवेंद्र पर पर वही बड़ा खड़ा अजीब था। सी उसका नंबर मुस्कान था। थी। उसने अनन्या कॉल ने कहा, उठाया। वह आप दूसरी हैं? तरफ देवेंद्र ने कोई बिहान की जवाब नहीं आवाज़ दिया। थी, तभी शारदा कमजोर, देवी टूटी अचानक हुई उठी और लेकिन बोली, साफ। नहीं। उनकी अनन्या, आवाज़ मेरी में बात ऐसा सुन। दर्द था कि अनन्या ने अनन्या कहा, भी उनकी भैया आप तरफ कहाँ देखने हैं? लगी। शारदा बिहान देवी ने ने कहा, कहा, मुझे मत वह ढूंढ। देवेंद्र अनन्या नहीं। रोती हुई अनन्या ने बोली, मैं पूछा, आपको क्या? छोड़ने वाली शारदा नहीं हूँ। देवी ने उस आदमी की बिहान ने तरफ कहा, देखा। तू यह अपनी जान देवेंद्र का बचानी बेटा है। है। अनन्या ने अनन्या पूछा, के आपको पैरों तले जमीन किसने खिसक गई। उठाया? सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने अपना चश्मा उतारा और कहा, आखिरकार तूने पहचान लिया। अनन्या ने कहा, तो असली देवेंद्र कहाँ है? वह आदमी बोला, जिसे तुम लोग मरा हुआ समझते रहे। अनन्या के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसने पूछा, वह जिंदा है? जवाब आया, और तुम्हारे भाई के साथ है। अगले ही पल उस आदमी ने जेब से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक कमरे के अंदर बिहान बैठा था। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी था। अनन्या ने उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखते ही चीख मार दी। वह उसका पिता था। वही चेहरा, वही आंखें, वही माथे पर निशान। लेकिन यह कैसे संभव था? उसके पिता की मृत्यु 11 साल हो चुके थे। शारदा देवी भी तस्वीर देखते ही जमीन पर बैठ गई। उनके मुंह से केवल एक शब्द निकला, नहीं। अनन्या ने तस्वीर छीन कर देखी। पीछे तारीख लिखी थी, 3 दिन पहले की। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया उलट गई हो।
अगर तस्वीर सच थी तो उसके पिता जीवित थे। अगर पिता जीवित थे तो 11 साल पहले जिस आदमी का अंतिम संस्कार हुआ था वह कौन था? अगर वह आदमी उसके पिता नहीं थे तो फिर उसकी माँ ने इतने वर्षों तक यह झूठ क्यों जिया? और अगर यह सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था तो बिहान इस साजिश में किस तरफ था? अचानक फ़ोन फिर बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। स्क्रीन पर बिहान था और वह एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। धीरे धीरे वह आदमी कैमरे के सामने आया। अनन्या की सांस रुक गई। वह उसके पिता थे। बिहान ने कहा, अनन्या, अब तुझे फैसला करना होगा। अनन्या रोते हुए बोली, पापा। उसके पिता ने शांत आवाज़ में कहा, बेटी, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अनन्या ने पूछा, तो 11 साल तक आपने हमें क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं वापस आता तो तू मर जाती। अनन्या ने कहा, और भैया? उसके पिता ने बिहान की तरफ देखा। वह मेरी वजह से इस हालत में है। अनन्या ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा, क्योंकि उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। अनन्या ने बिहान की तरफ देखा। बिहान ने आंखें झुका ली। पिता ने कहा, अब समय आ गया है कि तू वह सच जाने जिसके लिए तेरी माँ, बिहान और मैं 11 साल से अलग झूठ जी रहे हैं। अनन्या ने पूछा, क्या सच? पिता ने कहा, तू मेरी बेटी है, लेकिन तेरे जन्म के समय अस्पताल में एक दूसरी बच्ची भी थी। अनन्या ने कहा, दूसरी बच्ची? पिता ने सिर हिलाया। वह बच्ची आज भी जिंदा है। अनन्या की सांस रुक गई। पिता ने कहा, वह तेरी बहन है? बिहान ने अचानक कहा, नहीं, यह मत बताइए। पिता ने उसकी तरफ देखा। अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। अनन्या ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है? कुछ पल खामोशी रही। फिर पिता ने कहा, तेरे सामने। अनन्या ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। पिता ने कहा, जिस लड़की को तू पिछले 6 महीनों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती है वह तेरी बहन है। अनन्या की आंखें फैल गई। उसके दिमाग में तुरंत एक चेहरा उभरा। उसकी दोस्त रिया, वह लड़की जो हर मुश्किल में उसके साथ रह रही थी, जो बिना किसी रिश्ते के उसे बहन कहती थी और जिसे वह अपने परिवार से भी ज़्यादा करीब मानती थी। पिता ने कहा, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि रिया को पता है कि वह कौन है। अनन्या ने कांपते हुए पूछा, तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? पिता ने कहा, क्योंकि उसे भी किसी ने ऐसा करने से रोक रखा है। अनन्या ने पूछा, किसने? पिता ने कहा, वह आदमी जिसने तुम्हें 11 साल तक यह समझने दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर चला गया था। स्क्रीन अचानक काली हो गई। कॉल कट गया। अनन्या ने तुरंत रिया को फ़ोन किया। फ़ोन बंद था। उसने उसके घर जाने के लिए कदम बढ़ाया। तभी शारदा देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा। अनन्या ने कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। माँ ने कहा, बेटी, रिया को बचाना होगा। अनन्या ने पूछा, किससे? माँ ने जवाब दिया, उससे नहीं जिससे तू डर रही है। अनन्या ने पूछा, फिर किससे? शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उससे जिसे तू अपना सबसे सच्चा अपना समझती है। अनन्या ने कहा, कौन? माँ ने उस आवाज़ देवेंद्र आंखों में देखते हुए दूसरी आवाज़ आई और दूसरी जवाब मिला। समझ नहीं पाई। माँ ने उसके नाम से राखी की तरफ अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वीडियो अचानक अनन्या ने राखी को माँ की तरफ देखा। भागे के पीछे शारदा देवी छोटा सा देखा और धातु का टुकड़ा लगा था जिसे हमने बचाया था। अनन्या से पूछा, और दूसरी बच्ची? माँ ने कहा, जिसे हम बचा नहीं पाए। एक वीडियो था। बाहर की अनन्या ने उसे खोला। वीडियो में 11 साल पहले का अस्पताल दिखाई दे रहा था। एक कमरे में उसकी माँ खड़ी थी। अनन्या दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजा उसी कमरे में अनन्या ने कहा, माँ, वह भी कैमरे के सामने एक डॉक्टर आया और बोला, नहीं, दोनों बच्चे जीवित हैं। अनन्या की सांस रुक गई। वीडियो में फिर एक आदमी ने फिर आवाज आई, अनन्या, मैं यहाँ से तुरंत निकालो। बंद कर ली। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पूरी ज़िंदगी में शायद सबसे बड़ा झूठ यही था कि वह जिन लोगों को पहचानती थी वे वास्तव में कौन थे। और तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा कागज़ अंदर सरका। अनन्या ने उसे उठाया। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, अगर तू अपनी असली बहन को बचाना चाहती है तो राखी की रात नदी के पुराने पुल पर अकेली आना। बिहान वहाँ तेरा इंतजार कर रहा है। अनन्या ने कागज़ को मुट्ठी में कस लिया। बाहर बारिश फिर शुरू हो चुकी थी।
दूर कहीं मंदिर में राखी की आरती हो रही थी। उसी रात एक बहन को पहली बार और बारिश आ गया था कार कि के उसके विंड राखी पर लगातार लगातार गिर कलाई रही पर थी। बांधने वाला अनन्या ने धागा कागज नहीं को था। अपनी मुट्ठी वो में उसे दबा पूरे रखा था, परिवार उसके के दिमाग में पीछे सिर्फ फेंक एक को ही जोड़ने बात वाला घूम रही आखिरी थी। डोर था। अगर तू अपनी रात असली गहरी बहन हो को चुकी थी। पहचानना शहर की चाहती सड़कें है तो लगभग राखी खाली की थी। रात बारिश के पुराने पुल पर अकेली आना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे और किससे खुद को बचाए। उसकी माँ ने उसे जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अनन्या रुकने वाली नहीं थी। 11 साल तक उसने दूसरों को बताए हुए सच पर भरोसा किया था। 11 साल तक उसने अपने भाई को खोया हुआ समझकर हर राखी पर उसकी कलाई की लेख राखी संभाल कर रखी थी। और अब जब उसे पता चल चुका था कि उसके भाई ने उसे कभी छोड़ा ही नहीं था, तब वह उसे दोबारा अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसने कार स्टार्ट कर पुराने नदी पुल की तरफ बढ़ गई। रास्ते में उसे बार बार रिया का चेहरा याद आ रहा था। वही रिया जिसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। वही रिया जिसके सामने उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात कही थी। वही रिया जो हर बार उसके उदास होने पर उसके पास बैठती थी। और अब उसकी माँ कह रही थी कि रिया उसकी असली बहन हो सकती है। यह विचार जितना अविश्वसनीय था, उतना ही उसके भीतर एक अजीब अपनापन पैदा कर रहा था, क्योंकि कुछ रिश्ते पहचान से पहले ही दिल में जगह बना लेते हैं। पुराना नदी पुल शहर की सीमा से बाहर था। वहाँ अब पहले जैसी आवाजाही नहीं होती थी। पुल के नीचे बरसाती नदी उफान पर थी और पानी का शोर इतनी तेज था कि कुछ दूरी पर खड़ा इंसान भी मुश्किल से सुनाई देता। अनन्या के कार पुल से कुछ दूर रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फ़ोन निकाला और बिहान को नंबर मिलाया। घंटी गई लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। अचानक फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। अनन्या ने कहा, भैया। जवाब में बिहान की बहुत धीमी आवाज़ आई, तू आ गई? अनन्या ने कहा, हाँ, अब मुझे सच चाहिए। बिहान ने कहा, तू पुल के बीच तक आ। अनन्या धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पुल के बीच पहुंचते ही उसे सामने एक परछाई दिखाई दी। बारिश में भीगा हुआ आदमी रेलिंग के पास खड़ा था। अनन्या ने उसे देखते ही पहचान लिया, वह बिहान था। उसके चेहरे पर चोट के निशान अभी भी थे। कपड़े भीगे हुए थे लेकिन वह खड़ा था। अनन्या दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे सीने से लग गई। 11 साल की शिकायत, गुस्सा, दर्द और इंतजार सब एक साथ आंसू में बदल गए। वह रोते हुए बोली, मैंने तुझसे कभी आपने झूठ मुझे नहीं इतनी बोला देर था। मैं तेरा अकेला भाई क्यों खून रखा? से नहीं था, बिहान ने लेकिन उसके तेरी सिर पर रक्षा हाथ करने का रखा, वादा कहा, मैंने क्योंकि खून अगर से मैं भी लौट बड़ा आता माना तो था। शायद तू जिंदा नहीं अनन्या ने होती। पूछा, अनन्या ने मेरी कहा, बहन रिया अब मैं है? कुछ नहीं बिहान ने सुनूंगी। सिर अब झुका आप लिया। मुझे सब हाँ। बताएंगे। अनन्या बिहान ने की कुछ सांस पल थम नदी गई। की तो वह तरफ देखा 11 और साल कहा, तक कहाँ तुझे थी? याद है बिहान ने तू कहा, बचपन में मुझसे हमारे ही हमेशा शहर में। पूछती थी अनन्या ने कि मैं तेरा पूछा, सगा और भाई उसे क्यों सब नहीं पता हूँ? था? अनन्या बिहान ने ने कहा, आंसुओं के बीच उसे सिर कुछ साल हिलाया। पहले बिहान ने सच कहा, पता चला, लेकिन उससे पहले वह भी इस कहानी की एक मोहरा थी। अनन्या ने पूछा, किसकी? बिहान ने कहा, तेरे पिता की। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। मेरे पिता जिंदा हैं? बिहान ने कहा, हाँ। अनन्या ने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिहान ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी तुझे दिखाई गई है। तेरे पिता ने किसी की हत्या नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा अपराध अपने सिर ले लिया था जो उन्होंने किया ही नहीं था। अनन्या ने पूछा, किसका अपराध? बिहान ने कहा, देवेंद्र का अपराध। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। बिहान ने कहा, तेरे पिता ने देवेंद्र की करोड़ों की हेराफेरी पकड़ ली थी। देवेंद्र को पता था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो वह जेल चला जाएगा। उसने तेरे पिता को रास्ते से हटाने की कोशिश की। उस रात कार में हमला हुआ, तेरे पिता बच गए, लेकिन उनके साथ बैठा आदमी मारा गया। देवेंद्र ने उसी आदमी की पहचान तेरे पिता के रूप में करवा दी। अनन्या ने कहा, लेकिन हमने अंतिम संस्कार देखा था। बिहान ने कहा, तूने देखा था, लेकिन तुझे नहीं पता था कि चेहरे पर इतनी चोट थी कि पहचानना मुश्किल था। तेरी माँ को सच पता था, मगर देवेंद्र ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कुछ बताया तो वह दोनों बच्चियों को खत्म कर देगा। अनन्या ने धीरे से पूछा, दोनों बच्चियों को? बिहान ने कहा, तू और रिया। फिर उसने बताया कि अस्पताल में जन्म के समय दोनों बच्चियां एक ही रात पैदा हुई थी। डॉक्टर ने गलती से रिकॉर्ड बदल दिया था। देवेंद्र ने उस गलती का फ़ायदा उठाया और दोनों बच्चों को पहचान बदलने की कोशिश की। उसका मकसद सिर्फ संपत्ति पर कब्जा करना था। वह जानना चाहता था कि
तेरे पिता अपनी पूरी संपत्ति अपनी बेटियों के नाम करने वाले हैं, इसलिए उसने एक बच्ची को दूसरे परिवार के नाम पर भेज दिया और दूसरे को शारदा देवी के पास रहने दिया। लेकिन तेरे पिता को इसकी भनक लग गई। उन्होंने बिहान के पिता की मदद से मेरे पूरी पिता ने सच्चाई फिर के कागज खुद को मरा हुआ इकट्ठे क्यों दिखाया? किए। उसी दौरान बिहान ने के पिता कहा, की हत्या क्योंकि कर दी देवेंद्र गई। को लगता था बिहान कि तो वह केवल मर 8 चुके साल हैं का था और यही तेरे एक पिता ने तरीका मरते था हुए जिससे वह आदमी तुझे से और वादा रिया किया को कि सुरक्षित उसके रख बेटे को सकते कभी थे। अकेला नहीं तेरे छोड़ेंगे। पिता ने नकली यही पहचान में कारण रखा था कि कि 11 बिहान साल तुम्हारे तक घर आया देवेंद्र के था। वह खिलाफ सिर्फ सबूत एहसान इकट्ठे किए नहीं था, उन्होंने वह एक कई टूटे बार हुए तुझसे परिवार मिलने का की अधूरा कोशिश वादा की, लेकिन था। हर बार खतरा अनन्या की बढ़ आंखों गया। से आंसू उन्होंने लगातार दूर से बह तुझे रहे थे। देखा। तेरी पहली नौकरी के दिन भी वह वहीं थे, जब तूने अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए साड़ी खरीदी सामने नहीं थी। आए। तभी वह कुछ बिहान ने दूरी कहा, पर हाँ, खड़े लेकिन थे, पूरी सच्चाई मगर मुझे सामने बहुत नहीं देर से आए। पता चली। अनन्या ने पूछा, फिर अस्पताल से आपको किसने उठाया? बिहान ने कहा, तेरे पिता ने। अनन्या चौंक गई। उन्होंने बिहान से कहा, उन्होंने मुझे अस्पताल से इसलिए निकलवाया क्योंकि देवेंद्र के लोग मुझे मारने वाले थे, लेकिन वह मुझे अपने पास इसलिए भी लाए क्योंकि उनके पास आखिरी सबूत था। अनन्या ने पूछा, कौन सा सबूत? बिहान ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर अनन्या का नाम लिखा था। यह तेरे पिता ने तेरे लिए छोड़ा है। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में 2 नवजात बच्चियां थी। एक के हाथ में लाल धागा बंधा था और दूसरे के हाथ में पीले रंग का। पीछे लिखा था, जिस दिन मेरी बेटियां एक दूसरे को पहचान लेंगी, उसी दिन मेरा परिवार फिर पूरा होगा। अनन्या तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है। तभी पुल के दूसरे छोर पर एक गाड़ी उसके की साथ एक बूढ़ा हेडलाइट आदमी दिखाई था। दी। अनन्या ने उसे तुरंत देखते ही अनन्या को पहचान पीछे लिया। खींच लिया। वह उसके गाड़ी पिता थे। इतने रुकी, सालों दरवाजा बाद खुला। रिया, वही चेहरा, वही बाहर आई। आंखें, वही हाथ जिन्हें उसने बचपन में पकड़ कर स्कूल जाना सीखा था। अनन्या कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। पिता ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अनन्या ने केवल इतना पूछा, आपने मुझे पहचानने से क्यों इनकार किया? पिता ने कहा, क्योंकि अगर मैं तुझे बेटी कह देता तो देवेंद्र उसी दिन तुझे मार देता। अनन्या उनके पास गई। 11 साल का गुस्सा एक आलिंगन में देखते टूट रहे। गया। फिर अनन्या ने पिता अपने रोते हुए पिता बोले, को मुझे गले माफ लगा कर अनन्या दे। ने कहा, मैंने आपको हर रात याद किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किसे याद कर रही हूँ। पिता ने कहा, मैं हर रात तुझे देखता था, बस तुझे छू नहीं सकता था। रिया कुछ दूरी पर खड़ी रो रही थी। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। रिया ने धीरे सा कहा, दीदी। यह एक शब्द सुनते ही अनन्या उसके पास दौड़ी और उसे गले लगा लिया। दोनों बहनें कुछ देर तक बिना बोले रोती रहीं। रिया ने कहा, मुझे सच पता था, मुझे तो मैं पता नहीं था तुझसे कि बहन दूर का रहना रिश्ता खून चाहती से थी, पहले दिल लेकिन में मैं बन नहीं जाता रह है। पाई। अनन्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तूने मुझे इतने सालों तक बहन कहा था, तब भी मैं समझ नहीं पाई। रिया ने कहा, शायद हमें पहचानने के लिए राखी का इंतजार था। बिहान कुछ दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था। अनन्या उसके पास गई। उसने अपने बैग से राखी निकाली, वही राखी जिसे वह हर साल संभाल कर रखती थी। उसने बिहान का हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मैं आपकी सिर्फ राखी नहीं बांधूंगी। बिहान मुस्कुराया। फिर क्या करेगी? अनन्या ने कहा, आपसे आपका आखिरी वादा पूरा करवाऊंगी। बिहान ने पूछा, कौन सा? अनन्या ने कहा, आपने कहा था कि चाहे पूरी दुनिया मुझे छोड़ दे, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिहान की आंखों में आंसू आ गए। अनन्या ने राखी उसकी कलाई पर बांधी और कहा, अब मेरी बारी है। चाहे पूरी दुनिया आपको छोड़ दे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बिहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ देर तक एक उसी दूसरे समय उसके की पिता ने कहा, को अब हमें देखते देवेंद्र रहे। के खिलाफ आखिरी कदम उठाना होगा। बिहान ने कहा, सबूत हमारे पास है। अनन्या ने पूछा, कौन सा? पिता ने कहा, वह वीडियो जो तेरी राखी में छिपा था और वह रिकॉर्डिंग जिसमें देवेंद्र खुद स्वीकार करता है कि उसने कंपनी के कागज बदले थे। अनन्या को अचानक याद आया कि उसकी माँ ने घर में से सब कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने फ़ोन निकाला। रिकॉर्डिंग अभी भी सुरक्षित थी। देवेंद्र की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, वह हत्या मैंने नहीं की थी। फिर उसकी अपनी बात, मुझे सब पता है।
पिता ने कहा, अब यह सबूत पुलिस तक पहुंचेगा। सुबह होने तक पुलिस ने देवेंद्र के घर और उसके पुराने कार्यालय पर छापा मार दिया। वर्षों से बंद पड़ी फाइलें मिली, बैंक खातों के दस्तावेज मिले, नकली हस्ताक्षर मिले, अस्पताल के रिकॉर्ड में किए गए बदलाव के प्रमाण मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह पुराना कैमरा मिला जिसमें 11 साल पहले की पूरी घटना रिकॉर्ड थी। देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पहले बहुत कोशिश लेकिन इस की बार कि वह उसके खुद सामने को वह परिवार परिवार नहीं था जिसे वह वर्षों से डराता आया। इस बार सबके पास सच था। शारदा देवी ने अदालत में बयान दिया। बिहान ने अपने पिता की हत्या से जुड़ी जानकारी दी। रिया ने अपनी पहचान के दस्तावेज सौंपे। अनन्या ने वह राखी और उसमें छिपी मेमोरी चिप अदालत को दी और उसके पिता ने 11 साल बाद अपनी असली पहचान के साथ सामने आकर पूरा सच बताया। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक छोटा सा घर फिर से आबाद हुआ। आंगन में दो बहनें की हंसी सुनाई देती थी। शारदा देवी सुबह मंदिर में दीपक जलाती थी। बिहान अक्सर रसोई में चाय बनाकर सबको परेशान करता था। रिया और अनन्या छोटी छोटी बातों पर झगड़ती और फिर एक दूसरे को मनाने लगती। उनके पिता अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन हर शाम दोनों बेटियों को अपने पास बैठाकर पुराने दिनों की बातें करते थे। 11 साल तक जिस घर में खामोशी थी, वहाँ अब हर कमरे में आवाज़ थी। लेकिन उस घर में एक चीज़ सबसे खास थी। बैठक की दीवार पर एक फ्रेम में वही पुरानी राखी थी, वही राखी जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर जोड़ दिया था। अगले साल रक्षाबंधन के दिन सुबह अनन्या ने पूजा की थाली सजाई। रिया ने मिठाई रखी। दोनों बहनें हंस रही थी। इस बार राखी बांधने के बाद बैठा था और काम मजाक नहीं कर रहा चलेगी। था। अनन्या ने उसकी कलाई आगे की, रिया ने भी दूसरी कलाई एक पकड़ ली। दोनों ने एक साथ राखी बांधी। बिहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ इस बार मेरा उपहार क्या है? अनन्या ने कहा, उपहार तो आपको बहुत पहले मिल चुका है। बिहान ने पूछा, क्या? अनन्या ने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, परिवार। रिया मुस्कुरा दी। शारदा देवी की आंखें भर आई। उसके पिता ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और बिहान ने धीरे सा कहा, कुछ वादे राखी के धागे से नहीं बंधते, वे इंसान की आत्मा से बंध जाते हैं। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, और कुछ रिश्ते जन्म से नहीं मिलते, उन्हें जिंदगी बार बार चुनती है। फिर उसने बिहान की कलाई पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, आपने 11 साल पहले जो वादा किया था वह आपने निभाया। बिहान ने पूछा, और तूने? अनन्या ने कहा, मैंने भी। बिहान ने कहा, क्या? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तय किया था कि अब किसी भी राखी को आखिरी राखी नहीं होने दूंगी। घर में सबकी आंखें नम थी। बाहर आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वही बारिश जो कभी दोनों भाई बहन के बीच आखिरी विदाई की गवाह बनी थी, लेकिन आज वही बारिश एक नए रिश्ते के जन्म की गवाही थी। अनन्या ने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा, फिर बिहान की कलाई को देखा और उसे महसूस हुआ कि 11 साल पहले जिस वादे को उसने एक कागज़ पर संभाल कर रखा था, वह आज सच बनकर उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, भैया, अब अगर कभी ज़िंदगी हमें अलग करने की कोशिश करेगी तो हम उसे खुद जवाब देंगे। बिहान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि राखी का आखिरी वादा टूटने के लिए नहीं होता। और उस दिन पहली बार अनन्या ने उस पुराने कागज़ को मंदिर के दीपक के पास रखकर जला दिया, क्योंकि अब उसे उस वादे को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं थी। वह वादा कागज़ से निकलकर 4 जिंदगियों का हिस्सा बन चुका था। एक भाई जिसने बहन को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। एक बहन जिसने 11 साल तक अपने भाई का इंतज़ार किया था। एक बहन जिसने अपना परिवार खोकर भी अपनी बहन को ढूंढ लिया था। और एक माँ जिसने डर में जीते हुए भी आखिरकार सच का साथ दिया। उस दिन राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधी थी, उस दिन एक परिवार फिर से अपने आप से जुड़ा था। और शायद यही उस आखिरी वादे का असली अर्थ था कि सच्चा रिश्ता दूरी से ख़त्म नहीं होता। झूठ उसे कुछ समय के लिए ढक सकता है, वक्त उसे आजमा सकता है, हालात उसे तोड़ने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जिस रिश्ते में विश्वास और प्यार बचा हो, वह किसी न किसी राखी के धागे से फिर लौट आता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।